Hello, Astrid. हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिसवर कड़े, योर बायोलॉजी टीचर एंड वेलकम टू द एड्यूग्रोन। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे एकदम नए बैच पे, जिसको हम बोल रहे हैं यलगार बैच। और ये बैच है क्लास 10th के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के आने वाले MCQs और असर्जन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन को। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम कुछ असर्जन रीजनिंग के क्वेश्चंस और MCQ को सॉल्व करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि असर्जन रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली उसको हम किस तरीके से करते हैं, है ना। तो एंड तक इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हमारे क्वेश्चन में जाने से पहले यलगार बैच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे MCQs। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर यलगार ग्रुप जो बैच है हमारा क्लास 10th के लिए इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपके टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जामिनेशन जो हैं वो होंगे। तो टर्म 1 के एग्जामिनेशन अभी आने वाले हैं, तो उसमें ये पर्टिकुलर चैप्टर लाइफ प्रोसेस आने वाला है ना। तो आप एक काम कर सकते हैं कि हमारे जो कोर्सेज हैं वहाँ पे आप इनरोल हो सकते हैं, जो कि आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप एक काम कीजिए, जो भी ये आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया होगा, वहाँ पे आप जाके टेस्ट आपको इसी पर्टिकुलर चैप्टर के मिलेंगे, उसको कंडक्ट कीजिए। और अगर आप उसमें अच्छे मार्क्स गेन करते हो तो आपको स्पेसिफिक कूपन्स मिल सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप हमारे वेबसाइट के दूसरे जो कोर्सेज हैं उसको आप ले सकते हो और अपनी स्टडी और अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा जो आपको क्या होगा, एक सर्टिफिकेट भी जनरेट होगा अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो। और इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पे टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए चल रही है ना। तो आप एक काम कीजिएगा, उसको जैसे अगर आपके पास सर्टिफिकेट आता है तो आपके जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जैसे कि आपका इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, वहाँ पे इसको आप शेयर कर सकते हैं। और वहाँ पे आप हैशटैग जरूर यूज़ कीजिएगा, हैशटैग एड्यूग्रॉन यलगार एंड हैशटैग एड्यूग्रॉन। तो चलो बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और MCQ को सॉल्व करना कैसे करना है वो हम देखते हैं। सो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, फंजी, है ना। तो ये फंजी जो है, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन वो लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन है ए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सी सैप्रोफिटिक एंड डी पैरासिटिक। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ, जो फंजाई होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, अपना फूड खुद नहीं बनाते, तो वो बेसिकली कैसे हैं, हेटरोट्रॉपिक हैं। बट हमारे पास यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। है फंजी हेटरोट्रॉप, बट होगा क्या कि इसके और भी टाइप होते हैं, जैसे कि पैरासिटिक और सेप्रोफाइट। तो ये जो फंजी होता है ये क्या करता है कि अपने फूड को क्या करता है कि ऐसे डेड मटेरियल पे, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे वहाँ पे जाएगा और उसको क्या करेगा, कुछ एंजाइम्स को बाहर सीक्रेट करेगा, और उसके जो फूड पार्टिकल हैं वो जब वो डाइजेस्ट हो जाएंगे तो उसको अंदर एब्जॉर्व कर लेगा। तो इस तरीके से ये अपने फूड का न्यूट्रिशन, फूड जो है उसको क्या करता है, लेता है, गेन करता है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोफाइट। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी, सैप्रोफाइट। ओके, अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कार्डियक साइकिल डायस्टोल इज। सो हमारे पास ऑप्शन है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास रिलैक्सेशन, द रिलैक्सेशन पीरियड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास द फोर्सफुल पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, एंड डी को ऑप्शन है हमारे पास द कॉन्ट्रैक्शन पीरियड आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो बेसिकली कार्डियक साइकिल हम बोलते किसके हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्डियक साइकिल का मतलब होता है कि जब
हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, तो उसके लिए हार्ट को क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो पहले क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर वापस से क्या होता है, रिलैक्स होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा पहले, और फिर वापस से क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है, तो इस पूरी पीरियड को ही हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्डियक साइकिल जो होती है उसमें दो पर्टिकुलर प्रोसेस होती है, एक होती है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल, है ना। तो सिस्टोल किसको बोलेंगे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब क्या करेगा ये, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसको हम बोलेंगे सिस्टोल। और कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब वापस से रिलैक्स हो जाएगा तो उसको उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोल। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब वो रिलैक्स होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है द कॉन्ट्रैक्शन पीरियड आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो हमको बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन पीरियड आफ्टर रिलैक्सेशन, मतलब ये जो रिलैक्स है पहले से, अब क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इस ऑप्शन में हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि रिलैक्सेशन के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन। बट यहाँ पे जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिस्टोल। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। देन उसके बाद वो ऊपर आएंगे अ फोर्सफुल पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, तो ये तो हो नहीं सकता, फोर्सफुल पंपिंग को हम यहाँ पे नहीं बोलते। और ऊपर एक और ऑप्शन है, उसको भी हम देख लेते हैं, द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, तो ये भी हमारा जो है साइकार्डिक साइकिल नहीं है ना। तो हमारे पास फाइनली जो आता है बी ऑप्शन आता है। तो बी ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, रिलैक्सेशन पीरियड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसा कि मैंने बोला था कि हार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, फिर कॉन्ट्रैक्शन के बाद वापस रिलैक्सेशन होता है, तो उसी को हम डायसिस्टोल बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे सिस्टोल और डायसिस्टोल को समझ लिया। तो हमारे पास जो आंसर है वो होगा आंसर बी, द रिलैक्सेशन पीरियड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट थ्रू। ब्लड वेसल्स जो होते हैं उसका नाम बताओ जो क्या करता है, लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाता है। तो जरा देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, कॉरोनरी आर्टरी एंड नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा हार्ट होता है वो बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4। और यहाँ पे क्या होगा, चैम्बर नंबर 1 जो रहता है ना, वहाँ पे ब्लड आता है, फिर यहाँ से ब्लड 2 नंबर पे जाएगा, 2 से फिर यहाँ पे कहाँ जाएगा, लंग्स पे जाएगा, और लंग्स पे जाने के बाद फिर वापस कहाँ पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा। तो बेसिकली तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो जो ये है हार्ट, है ना, ये क्या है, हार्ट। अब हार्ट से लंग्स की तरफ अगर ब्लड जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्टरी, है ना, ये क्या है, आर्टरी। हार्ट से अगर कहीं और ब्लड जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरी। और आपके कहीं और से हार्ट में ब्लड आता है तो उसको हम बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं इसको, हम वेन बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो लंग्स से जो हार्ट में की तरफ ब्लड आ रहा है तो ये वेन है, और हार्ट से लंग्स की तरफ जा रहा है आर्टरी है। तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी और इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। हमारे पास क्वेश्चन है कि आपके जो लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जा रहा है, तो कौन लेके जा रहा है यहाँ पे, ये जा रहा है वेन, कौन सा, पल्मोनरी वेन। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा पल्मोनरी वेन। चलो अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है which cell organelle is involved in breakdown of glucose to produce energy for metabolic activity। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि सेल में ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ इसका जो है आंसर वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है, क्योंकि ये है हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या है ये, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का इसको पावर हाउस बोलते हैं, और इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि इसमें एनर्जी बनती है और ग्लूकोज को तोड़कर ही यहाँ पे एनर्जी बनती है। बाकी के ऑर्गेनेल जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा जहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं, है ना, और वहाँ पे फिर क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम में।
उसके बाद गोल्जी बॉडी होता है। गोल्जी बॉडी जो होता है उसमें पैकिंग होता है मटेरियल का और डिस्पैच और करने का काम यहाँ पे ये ऑर्गेनेल करता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि फ्रॉम विच स्ट्रक्चर द फ्री ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिलीज्ड, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि फ्री ऑक्सीजन गैस रिलीज करने का काम करती है फोटोसिंथेसिस के समय। तो हमारे पास ऑप्शन है एपिडर्मिस, स्टोमेटा, कॉर्टेक्स एंड गार्ड सेल्स। सो हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो थोड़ा डिटेल में हम लेके चलता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे क्या होता है। लीफ है, ये प्लांट प्लांट की लीफ है जहाँ पे क्या होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और लीफ में क्या बनता है आपका जो इनऑर्गेनिक मैटर है उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ लीफ में एक और फॉर्म होता है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण लीफ से फिर क्या होता है जो एक्सेस ऑक्सीजन है वो बाहर निकलता है। तो इसमें इसके एपिडर्मिस में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, है ना। ये तो पोर होते हैं और ये स्टोमेटा से ही ऑक्सीजन होती है वो बाहर निकलती है। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर है वो है स्टोमेटा। अगर हम बाकी के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि एपिडर्मिस जो होती है ऊपर की लेयर होती है, वही कॉर्टेक्स जो है बेसिकली उसके अंदर होता है, अंदर की लेयर्स होती हैं, कॉर्टेक्स लेयर होती है। इसके अलावा गार्ड सेल होता है जो स्टोमेटा का ही एक पार्ट होता है। तो बेसिकली स्टोमेटा वो स्ट्रक्चर होगा जिससे जो है ऑक्सीजन बाहर आएगा। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है विलाई प्रेजेंस ऑन द इंटरनल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन हेल्प इन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो इंटेस्टाइन होता है उसके इंटरनल वॉल में जो विलाई प्रेजेंट होंगे वो आखिरकार क्या काम करेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होगा, ये माउथ होगा, स्टमक होगा, देन उसके बाद फिर लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन होगा और फिर हमारा होगा लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स होंगे इसमें, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ऑप्शन बी है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन सी है अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड और ऑप्शन डी हमारे पास डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आखिरकार विलाई में कौन से काम होते हैं। तो ये इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन के अंदर ही क्या मिलता है, विलाई। और ये क्या काम करेगा, बेसिकली जो चीज़ ब्रेक हो जाती है उसको एब्जॉर्प्शन करना, उसका एब्जॉर्व करना, ये काम किसका होता है, ये काम होता है विलाई का। तो बेसिकली डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, विलाई। तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे सी, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो डाइजेस्टेड फूड जो होगा वो बेसिकली यहाँ से क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द फॉर्म ऑन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है ना, बट कैसे करता है ना, तो किस फॉर्म में करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है प्रोटीन, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, देन यूरिया और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इन चार में से क्या ऑप्शन है, हमको बताना है कि नाइट्रोजन का जो एब्जॉर्प्शन है प्लांट वो किस फॉर्म में करता है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि प्लांट जो होता है वो कुछ इस तरीके से, इसमें यहाँ पे लीफ होती हैं और यहाँ पे रूट्स होती हैं, ठीक। और इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है ना। तो इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन वो क्या नहीं कर सकता, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो हालांकि इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है बट वो क्या नहीं कर सकता, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता क्योंकि उसको एक अलग फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है ना, एक अलग फॉर्म का नाइट्रोजन उसको चाहिए रहता है। तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो क्या नहीं करता, एब्जॉर्ब नहीं करता। तो हमारे पास ये ऑप्शन खत्म हो गया। और दूसरी बात यहाँ पे प्रोटीन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स मैटर भी ये एब्जॉर्ब नहीं करता। तो कॉम्प्लेक्स मैटर जो है वो प्रोटीन है, तो वो भी हमारा खत्म हो गया। इसके बाद नाइट्रेट्स और नाइट्राइट की अगर हम बात करें तो नाइट्राइट जो होता है बेसिकली क्या करता है, नाइट्राइट दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये बेसिकली बहुत ही सिंपल नाइट्रोजन के फॉर्म होते हैं जो रूट के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमारा नाइट्रेट्स और नाइट्राइट हो गया। अब हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये है यूरिया। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो बेसिकली यूरिया यूज़ करते हैं प्लांट में, क्या करने के लिए, प्लांट में उसको देने के लिए। तो यूरिया भी हमारे पास ऑप्शन है और वो भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यूरिया के फॉर्म में भी जो नाइट्रोजन है उसको ऑब्जॉर्व करने का काम करता है। तो इस तरीके से 2 और 3 हमारे पास आते हैं ऑप्शन। तो हमारे पास A B C D अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4 और
1 एंड 4 आंसर में है, तो यहाँ पे आता है सेकंड, यानी कि 2 एंड 3। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओनली 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब व्हाट हैपन इन द माउथ। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से जो आपकी स्टेटमेंट है, इनमें 2 स्टेटमेंट जो हैं बेसिकली क्या कर रहे हैं, सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि माउथ में आखिरकार क्या होता है। तो देखते हैं इनमें से कौन कौन सी सही बात है। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि एमाइलेज ब्रेक डाउन लार्ज स्टार्च मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर माल्टोज मॉलिक्यूल। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास स्विंग इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर फूड फॉर डाइजेशन। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास सलाइवा इमल्सिफाई फैट इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। फोर्थ यहाँ पर है टीथ ब्रेकअप लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हमको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि माउथ जो है बेसिकली माउथ में क्या क्या होता है। माउथ में होते हैं सबसे पहले तो टीथ, है ना। क्या होंगे उसमें, टीथ होंगे जो क्या करते हैं, जो मैकेनिकल डाइजेशन का काम करते हैं। मतलब आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। उसके बाद इसमें से क्या होता है, इसमें निकलता है सलाइवा, है ना। तो ये जो सलाइवा होता है इसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इमाइलेज, है ना। क्या बोलते हैं, इमाइलेज बोलते हैं। तो ये जो एमाइलेज होता है ये कार्बोहाइड्रेट, किसको, कार्बोहाइड्रेट, इसको क्या करता है, तोड़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम, है ना। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है यहाँ पे स्टार्च, जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। तो स्टार्च को क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है। तो स्टार्च को ब्रेक करेगा और सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देगा। तो ये बेसिकली क्या करेगा, स्टार्च को तोड़ने का काम करेगा, है ना। और स्टार्च को किस में तोड़ता है, ये माल्टोज में। किसमें तोड़ेगा, ये माल्टोज में ये तोड़ देता है। तो यहाँ पे एक काम करेगा, इसके अलावा यहाँ पे जो यहाँ पे आपके टीथ होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक्चुअल में चीज़ों को तोड़ते हैं। तो तोड़ते हैं तो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होता है, वो टूट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो जाता है ताकि सही तरीके से डाइजेशन हो। तो ये सारा जो वर्क होता है वो बेसिकली होता है कहाँ पे, इस पर्टिकुलर रीजन पे। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट जो है, अमाइलेज ब्रेक डाउन लार्ज स्टार्च मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर माल्टोज मॉलिक्यूल, ठीक है, ये सब बिल्कुल सही बात है कि स्टार्च मॉलिक्यूल को तोड़ के माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। वही दूसरी बात है कि यहाँ पे च्युइंग करता है, दैट मीन्स उसको ब्रेक करता है, और ब्रेक करके फिर क्या करेगा, सरफेस एरिया को बढ़ा देगा ताकि डाइजेशन हो, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, सलाइवा इमल्सिफाई फैट। अब यहाँ पे देखो फैट का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे कोई फैट का डाइजेशन नहीं होता, तो यहाँ पे इमल्सिफिकेशन का कोई काम ही नहीं है ना। और ये क्योंकि ये जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि ये वाला काम। अगला बात करते हैं यहाँ पे, टीथ जो होता है वो क्या करता है, लार्ज इंसॉल्युबल मॉलिक्यूल को सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा भी नहीं होता, सॉल्युबल मॉलिक्यूल में नहीं होते कन्वर्ट, बल्कि ये सिर्फ सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे सही है। तो हमारा आंसर भी यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट मीन्स ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, जो कि लीफ में होता है, और दैट मीन्स आपके उस सेल में होता है जहाँ पे क्लोरोफिल मिलता है, तो उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो हमको पता है कि यार H2O और वाटर, है ना, ये वाटर है बेसिकली, और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका रिएक्शन करते हैं और यहाँ पे C6H12O6 बनता है, मतलब ग्लूकोज बनता है। अब ये जो पता है ग्लूकोज क्या होता है, ये ग्लूकोज फिर इसमें स्टोर होता है, और पता है किसके फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्लूकोज बनता है और स्टार्च बनता है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन है प्रोटीन, फैट, स्टार्च एंड मिनरल सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्लूकोज तो नहीं दिया, बट स्टार्च दिया हुआ है जो कि बाद में स्टोर होता है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, ड्यूरिंग ड्यूरिंग विगोरस फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड। लैक्टिक एसिड क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक, फ्रॉम ग्लूकोज इनसाइड द मसल सेल बिकॉज। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पे लैक्टिक एसिड बन रहा है, ये क्वेश्चन में बोल दिया है, बट लैक्टिक एसिड जो बनता है वो क्यों बनता है, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आखिरकार ऐसा क्या होता है कि
लैक्टिक एसिड बनता है फ्रॉम द ग्लूकोज? ऑप्शन है हमारे पास, देर इज अ लेक ऑफ ऑक्सीजन, देर इज अ लेक ऑफ वाटर, देर इज अ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड नन ऑफ अबव। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम ज़्यादा वर्क करते हैं, फोर्सफुली वर्क करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जो जॉइंट्स होंगे, है ना, जो जॉइंट्स होंगे इस तरीके से यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, जॉइंट की सेल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हम तेज़ी से यूटिलाइज करेंगे और बॉडी में इस पार्ट में ऑक्सीजन आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो होगा क्या कि पूरी तरीके से हम ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की जब कमी होती है तभी वहाँ पे ग्लूकोज जो होता है वो लैक्टिक एसिड बाय प्रोडक्ट के बनाना स्टार्ट कर देता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे ये है लेक ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। बट अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर तो हम यूज़ नहीं करते हैं, है ना, तो वाटर तो यहाँ रहेगा ही नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो वो क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा होने लग जाएगा, और फिर वो एक्चुअल में क्या होगा कि ब्लड वेसल से फिर वो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो बेसिकली जो यहाँ पे क्यों हो रहा है ये प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जाइलम इन प्लांट आर ट्रांसपोसिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, जाइलम जो है किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्लांट में वेस्कुलर सिस्टम मिलता है। क्या मिलता है? वेस्कुलर सिस्टम मिलता है, जो किस लिए है, जो कि है आपके ट्रांसपोर्ट के लिए। तो वेस्कुलर सिस्टम रहता है, एक होता है जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है और एक होता है जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो यहाँ पे वाटर जो होता है वो यहाँ से रूट से प्लांट के अंदर जाता है, और जो फूड होता है वो लीफ में बनता है ना। तो लीफ में बनेगा फिर पूरी प्लांट बॉडी में घूमेगा, उसी तरीके से रूट से एब्जॉर्ब होगा और पूरे प्लांट बॉडी में जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ पे फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, फ्लोएम। क्या होता है यहाँ पे? फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है बेसिकली फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे होता है जाइलम। तो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास होगा क्या? जाइलम। तो जाइलम यहाँ पे है वाटर के ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फूड अमीनो एसिड्स के ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या है आपका? फ्लोएम है। ऑक्सीजन का जो होता है वो बेसिकली डायरेक्टली इन्वायरमेंट से एब्जॉर्व कर लिया जाता है। तो हमारे पास आंसर होगा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। आंसर हो गया क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एटमॉस्फेरिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए हमको क्या चाहिए रहता है? ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब होता है? ऑटोट्रॉफ जो अपना फूड जो है खुद बनाते हैं। फूड कौन बनाएगा? सेल्फ। जो सेल्फ बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड ऑल ऑफ अबव। तो अगर हम बात करते हैं तो ऑटोट्रॉफिक जो है वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा यहाँ पे क्लोरोफिल भी चाहिए, है ना। तो क्लोरोफिल क्यों चाहिए? ताकि वो क्या कर सके, लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, और इसके अलावा लाइट भी चाहिए, है ना, क्योंकि लाइट भी तो एब्जॉर्ब करना है। तो इस तरीके से सभी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस। यहाँ पे अगर पायरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो दे रहा है वो आखिरकार कहाँ पे हो रहा है? तो ये एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज क्या करेगा? ब्रेक होगा किसमें? पायरुवेट में। और पायरुवेट में ब्रेक होने के बाद फिर ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन, है ना। तो कुछ इस तरीके से होता है। ये ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड और H2 बनता है। तो ये ग्लूकोज से पायरुवेट जो बनने की प्रोसेस होती है ये साइटोप्लाज्म में होती है, और पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O एंड एनर्जी, ये बनने की प्रोसेस होती है कहाँ पे? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन आंसर हमारे पास आ गया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। वही साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये ग्लूकोज से पायरुवेट वाली प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसमें तो फोटोसिंथेसिस होता है, और न्यूक्लियस में यहाँ पे एनर्जी बनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 13 का आंसर आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द डायग्राम शो द पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे ह्यूमन लंग्स का एक डायग्राम दिया हुआ है ना। तो आपको बताना है कि आखिरकार ये कौन कौन से नेमिंग है। तो यहाँ पे WXYZ ये दिया हुआ है, और देन इसके बाद फिर एक टेबल बना हुआ है जिसपे WXYZ लिखा हुआ है, और वहाँ पे नाम दिए हुए हैं ब्रोंकस, देन ब्रोंक्यूल्स, लाइनिक्स एंड ट्रैकिया। तो देखो यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो है बेसिकली स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं ऊपर से W से। तो ये है हमारा ऊपर की तरफ से, ये कहाँ से मिलेगा, हमारा ट्रैकिया से, है ना। बेसिकली यहाँ पे ऊपर स्टार्ट करें तो ये एक एयर पाइप है ना। और एयर पाइप में ये जो है ये बेसिकली जिसमें आपके सर्कल सर्कल से दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रैकिया। और इसके ऊपर जहाँ से स्टार्टिंग होती है इसको हम बोलते हैं लारिंक्स। क्या बोलते हैं इसको हम, लारिंक्स। तो यहाँ पे W जो है वो लारिंक्स है, देन उसके बाद फिर ये एयर पाइप आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रैकिया। ट्रैकिया फिर यहाँ पे ब्रांच होती है, और जैसी ही वो ब्रांच होती है उसके ब्रांचिंग पार्ट को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, सॉरी ब्रोंकियस। तो ये है हमारा ब्रोंकस। और फिर ये फाइनली वापस से फर्दर, ये जो ब्रोंकियस होती है दोनों तरफ जाती है लंग्स की तरफ, और उसके बाद फर्दर डिवाइड होती है। तो क्या बनाता है, ये इसके सब पार्ट बनाता है, ब्रांचेस बनाता है। इस ब्रांचेस को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो हम बोलेंगे जो जेड है वो बेसिकली क्या है, वो है ब्रोंकस, और वाई जो है वो क्या है, ब्रोंक्यूल्स, और डब्ल्यू जो है वो है हमारा लाइनिक्स, और ये है हमारा क्या, आपका ट्रैकिया। तो ये है डब्ल्यू, डब्ल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, ये रहा डब्ल्यू, है ना, और ये रहा डब्ल्यू। तो आप देखोगे कि डब्ल्यू के आगे क्या लिखा होना चाहिए, लाइनिक्स लिखा होना चाहिए। तो ये डब्ल्यू है जिसके में क्या लिखा है, लाइनिक्स लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा डब्ल्यू जो है आपका लाइनिक्स। देन उसके बाद एक्स देखते हैं, ये है ट्रैकिया। एक्स जो है यहाँ पे ट्रैकिया कहाँ पे लिखा हो, ये रहा ट्रैकिया, यहाँ पे एक्स कहाँ, ये रहा। तो एक्स हो गया ट्रैकिया। देन उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाई। वाई क्या है यहाँ पे, वाई यहाँ पे है ब्रोंक्यूल्स। तो देखो ये रहा ब्रोंक्यूल्स, और ये रहा वाई। और इसके बाद फिर यहाँ पे दिया है आपका ब्रांच यानी कि ब्रोंकियस। तो ब्रांकस ये रहा, और ये रहा जेड। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया डी। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जांचने के लिए, ब्लड प्रेशर का टेस्ट करने के लिए हमको कौन से इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक है बैरोमीटर, पोटोमीटर, थर्मोमीटर एंड स्फेग्नोमीटर। तो अगर मैं बात करता हूँ ब्लड प्रेशर के लिए, तो ब्लड प्रेशर के लिए यहाँ पे यूज़ होगा स्फेग्मो मैनोमीटर, है ना, जो कि डॉक्टर्स के गले में आप देख सकते हो, उसको हम बोलते हैं, उससे हम ब्लड प्रेशर मेज़र कर सकते हैं। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑर्डर टू डू दीज इवेंट्स अकर इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन में आपको ऑर्डर बताना है ना, कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है ह्यूमन बींग्स में सही कौन सा ऑर्डर है। तो डाइजेशन को अगर हम देखते हैं तो डाइजेशन में हमारे पास पहला ऑप्शन है डाइजेशन, इंगेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। फिर है डाइजेशन, इंगेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। देन अगला है इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। देन डी है इंगेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्डर को समझते हैं कि आखिरकार कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड को टेक करते हैं, है ना, फूड को पहले क्या करते हैं, खाते हैं। तो फूड को खाएंगे, टेक करेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंगेशन। ठीक है, देन इसको टेक करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो क्या होता है, पूरी तरह से टूटता है, मतलब क्या होता है, डाइजेशन, है ना। और टूटने के बाद फिर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, फूड को भाई एब्जॉर्ब करना पड़ता है ना। तो अगला प्रोसेस क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करने के बाद फिर हम उसको यूटिलाइज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ही क्या होता है, यूटिलाइज करना। तो इस तरीके से हमारे पास इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन आएगा। तो इंगेशन, डाइजेशन, देन ये तो देखो एसिमिलेशन है, तो ये तो हो गया गलत, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होता है उसके बाद एसिमिलेशन होता है। तो हमारे पास जो आंसर है वो है सी। तो सी हमारे पास आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोवन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन इज टू। यहाँ पे बोवंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस का यहाँ पे पूछा गया है कि क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है एब्जॉर्ब वाटर इनटू द ब्लड। सेकंड है एलिमिनेट अमोनिया फ्रॉम द बॉडी। थर्ड है यहाँ पे रीएब्जॉर्ब सॉल्ट एंड अमोनिया अमीनो एसिड्स। देन डी है यहाँ पे फिल्टर द ब्लड एंड
कैप्चर द फिल्ट्रेट। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो नेफ्रॉन है ना, उसमें ये दो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? नेफ्रॉन में। तो नेफ्रॉन में अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पे होता है बोमन्स कैप्सूल, है ना, और यहाँ पे रहेंगे आपके ग्लोमेरुलस। तो बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस रहेंगे और देन उसके बाद फिर ये आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हो गया ट्यूब सिस्टम। तो होता क्या है कि यहाँ से ब्लड जो है यहाँ पे आता है, और ब्लड आने के बाद फिर क्या करेगा, यहाँ से ये ब्लड में जो आपके कंपोनेंट होंगे नाइट्रोजनस कंपाउंड, उसको ये फिल्टर कर देगा। तो यहाँ पे फिल्टर का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है यहाँ पे? फिल्टर, है ना। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो आपका फिल्ट्रेट है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस हमारे, री एब्जॉर्ब वाटर इनटू द ब्लड। अब देखो यहाँ पर री एब्जॉर्प्शन का तो कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि री एब्जॉर्ब जो होता है इस लूप में होता है, ठीक। तो ये हो गया खत्म। देन उसके बाद एलिमिनेट अमीनो ग्रुप फ्रॉम द बॉडी। क्या अमोनिया जो होता है एलिमिनेट होता है बॉडी से? नहीं। यहाँ पे चलो फिल्टर का काम होता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन करना है, तो एलिमिनेट का यहाँ पे काम नहीं है। देन री एब्जॉर्ब साल्ट एंड अमीनो एसिड, जैसे मैंने बताया कि यहाँ री एब्जॉर्प्शन का काम होता ही नहीं है, तो ये दोनों तो पॉइंट गए। अब लास्ट बचा है फिल्टर द ब्लड, ब्लड का फिल्ट्रेशन। यस, यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। एंड कैप्चर द फिल्ट्रेट, हाँ, जो यहाँ पे फिल्ट्रेट है उसको कैप्चर कर लिया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास जो आंसर होगा वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ द ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन इज टू। यहाँ पे वही क्वेश्चन है बेसिकली, तो उसका आंसर हम यहाँ पे ऑलरेडी दे चुके हैं। फिल्ट्रेट जो होगा, फिल्टर होगा वहाँ पे ब्लड, और कैप्चर होगा क्या? फिल्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो है एसर्जन रीजन बेस। एसर्जन रीजन बेस जो ये कहाँ पे क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ कि एसर्जन रीजन में होता क्या है कि एक तरफ होता है असर्जन यानी कि ए, और एक तरफ होता है रीजन। तो आपको यहाँ पे देखना होता है सबसे पहले कि जो एसर्जन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है या फिर नहीं है। आप एसर्जन को एक बार पढ़िए और देखिए कि वो करेक्ट है या फिर नहीं है, क्या स्टेटमेंट जो दिया है एसर्जन का वो करेक्ट है या फिर नहीं है। फिर पढ़िए आप रीजन। तो रीजन भी आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कि क्या जो लिखा गया है क्या वो सही है या फिर गलत है, मतलब वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि असर्जन स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है, और फिर रीजन जो लिखा है, स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, है ना, स्टेटमेंट ठीक है यानी कि करेक्ट है या फिर नहीं है। जब ये दोनों आप कर लेते हो फिर उसके बाद देखा जाता है कि क्या असर्जन और रीजन में कोई रिलेशन बैठ रहा है ना। बहुत ही सिंपल मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ इसको करने का, कि सबसे पहले आप देखो कि एसर्जन का स्टेटमेंट सही है नहीं है, फिर आप देखो कि रीज़न सही है या नहीं है, फिर उसके बीच में हम देखेंगे कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शंस आएंगे आप वो देखते हैं, ठीक है। हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे देखो, बोथ एसर्जन एंड रीजन आर ट्रू, है ना, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब अगर ए सही है स्टेटमेंट, ठीक है भाई, ट्रू कर दिया। आर रीजन स्टेटमेंट सही है, वो भी चलो ट्रू है। और अगर उन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन हो रहा है तो हम बोलेंगे कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अगर एक भी गलत हुआ तो फिर तो वो बात ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो वो हम क्या करेंगे, उसको हम दूसरे ऑप्शन पे चले जाएंगे। सिंपल सा बात है कि आप स्टेटमेंट्स देखिए करेक्ट है या नहीं है, और फिर उसके बाद देखिए कि दोनों में कोरिलेशन है या नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कि ऐसा जो रीजन दोनों ही क्या है, ट्रू, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है। तो हो सकता है कभी कभी कि स्टेटमेंट सही है दोनों के, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो, बट यहाँ पे दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कोई एक्सप्लेनेशन करेक्ट यहाँ पे नहीं है। देन दूसरी बात कि एक स्टेटमेंट सही हो सकता है दूसरा फॉल्स हो सकता है, तो ए ट्रू कर दो और आर को फॉल्स कर दो। दूसरा एक ए फॉल्स हो सकता है और आर ट्रू हो सकता है, तो आप ये वाला ऑप्शन लगा सकते हो। और फिर बाद में अगर दोनों ही गलत है ना तो आप यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो ये सभी ऑप्शन कुछ इस तरीके से होते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं स्टेटमेंट्स को। तो अगर हम स्टेटमेंट देखें तो पहला है, इन डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे दिया है कि डे टाइम में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनती है, और लेकिन ये क्या होता है दिन के समय पे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है फिर वो उसको क्या बनना रहता है, कार्बोहाइड्रेट बनना रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है ना। तो फोटोसिंथेसिस में वो यूज हो जाता है।
तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। फिर एक और रीज़न का स्टेटमेंट देखो आप, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू। ठीक। फिर यहाँ पे आते हैं यहाँ पे रीज़न में। रीज़न बोला गया है कि देर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग डे। यहाँ पे डे के समय कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती। तो यस, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल रिलीज नहीं होती, तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो दोनों ट्रू हो गए। बट अगर हम यहाँ पर रिलेशनशिप देखें तो हमको समझ में आता है कि क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे यूटिलाइज हो गई है, इसीलिए वो रिलीज नहीं होती, तो दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप जनरेट हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी हम क्या बोलेंगे, यानी कि रीजन भी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास ऑप्शन है ए और आर दोनों ट्रू हैं और आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है ए का, तो हम यहाँ पे लगा देंगे ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे इसी का। यहाँ पे क्वेश्चन है कि रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यस कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर ये भी है। और अगर जहाँ तक हम मिनरल की बात करते हैं तो मिनरल्स जो होंगे वो बेसिकली वो भी वहाँ पे यूज़ होंगे, है ना। बट यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, वो इनडायरेक्टली है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत पड़ती है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी टू एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट है न्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो यस बहुत बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं वही हमको एनर्जी देते हैं, तो यहाँ पे भी न्यूट्रिएंट्स जो रहेंगे एनर्जी देंगे। तो इस तरीके से ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हैं। बट अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखें तो यहाँ पे कोई एक एज सच रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है फोटोसिंथेसिस से, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस तरीके से ए तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो गया। और दूसरा है हमारे पास ए और आर ट्रू है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ, ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, बाकी ये तो फॉल्स थे ही नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर जो आ जाता है वो होता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे कि एनर्जी जो है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में यूज्ड होती है। तो मैं आपको बता दूं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है उसमें जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होके वो क्या देता है, एनर्जी देता है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया क्योंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है वो यूज्ड नहीं होती, बल्कि नेट एनर्जी बनती है। तो नेट एनर्जी यहाँ पे बनेगी, इसलिए यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। देन अगला अगला यहाँ पे स्टेटमेंट है कि रेस्पिरेशन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसमें लिखा है कि रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। तो यस, जो एनर्जी यहाँ पे बनेगी वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होगी। तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये तो ट्रू हो गया। तो पहला तो फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। इस इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रू है और एक फॉल्स है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ए इज ट्रू बट आर इज सॉरी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए फॉल्स है और आर ट्रू है। चलो ये होगा हमारे क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना, ये बैच अगर आप बहुत एंजॉय कर रहे हो और भी सब्जेक्ट्स जो हैं आप अगर स्टडी कर रहे हो, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, है ना, और उनकी हेल्प करें ताकि वो भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।